नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका अब एनी को कहती है कि वो आर्यन को लेकर आए, तो इधर रिया और अलेक्जेंडर को लेकर अनिका भी यहाँ पर उन्हीं स्टेयर से नीचे उतर जाती है और यहाँ पर फाइनली वो सभी अब एक साथ एकत्रित होते हैं। जहाँ अवंतिका यहाँ पर तीनों ही बच्चों को प्यार करती है, जिन्हें देखकर अब अनिका कहती है कि मैं भी आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। और ये सुनते ही अवंतिका अब अनिका को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क है, इसलिए जल्दी से तुम पेरिस जाओ। जिसे देखकर यहाँ पर अनिका को थोड़ी सी जेलसी होती है, क्योंकि वो भी अपनी नानी माँ का प्यार चाहती थी, लेकिन उसे यहाँ पर फिर से एक टास्क मिलता है और वो ये भी यहाँ पर हमें अपना सिर हिलाती है और साथ के साथ अब वो यहाँ पर बच्चों को वहाँ पर अवंतिका के पास ही छोड़ देती है। इधर सनी भी यहाँ पर एनी के साथ मारवा हाउस के सीक्रेट लैब चला जाता है और इधर अब वो कहती है रोहित का क्या, और ये कहते हुए ही अवंतिका बूढ़ी अम्मा को देखकर कहती है रोहित कहाँ है। अब उसकी इस बात पर अब अनिका भी अब किसी अपनी ही गहरी सोच में चली जाती है और कुछ देर सोचने के बाद अब अनिका अवंतिका से कहती है वो आर्यन और अलेक्जेंडर को। अब यहाँ पर अनिका ने इतना ही कहा था कि तभी अवंतिका कहती है हाँ मैं समझ गई, ऐसा करो मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। और ये सुनते ही अब अनिका एनी के साथ अब ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं तीनों बच्चे अभी अवंतिका को देख रहे थे और अब वो अवंतिका को देखकर कहते हैं डैड कहाँ पर हैं, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है ना। क्योंकि बच्चों को अभी भी सच नहीं पता था कि आखिर उनके डैड की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। उनके डैड पूरी तरह से ठीक हैं। बच्चों को अभी भी यही लग रहा था कि उनके डैड की तबीयत ठीक नहीं है। इधर बच्चों की ये बात सुनते ही अब अवंतिका बूढ़ी अम्मा की तरफ देखती है और कहती है देखो आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अब की बार ये कहीं भी ना जा पाएँ, क्योंकि ये बच्चे पिछली बार भी होटल पैराडाइज से निकल कर चले गए थे। इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना है कि बच्चे यहाँ से कहीं भी ना जा पाएँ, क्योंकि यह दुश्मनों की नज़र किसी भी वक्त इन पर पड़ सकती है। अवंतिका की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ रानी साहिबा, हम हैं ना यहाँ पर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार हम बच्चों को कहीं भी नहीं जाने देंगे। मेरी सुरक्षा के अंतर्गत बच्चे यहीं पर ही रहेंगे। जहाँ एक तरफ अभी यहाँ पर सभी रोहित को लेकर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि बच्चों को अभी भी यही लग रहा था कि अगर उसके डैड को आर्यन वहाँ पर नहीं मिले तो उसके डैड को पता नहीं उसके डैड क्या सोचेंगे। वो भी रोहित को लेकर परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ से इधर यहाँ पर इस ब्लैक पैलेस में बैठे हुए अपने रूम में यशपाल अग्रवाल अभी यहाँ पर आराम से चेस खेल रहे थे। वो भी यहाँ पर सामने रखे चेस गेम को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और उसे देखते हुए वो यहाँ पर कहते हैं कविन अनिका, तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। वो यहाँ से अब एक पासे को उठाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर वो सीधे अब अनिका को मानो एक चैलेंज दे रहे थे। अब वो यहाँ पर कहते हैं कविन अनिका, तुम्हारी पहली जीत थी कि तुमने क्रिस्टोफर को हमसे अलग कर दिया, क्योंकि क्रिस्टोफर भी हमारी ही टीम का सदस्य था, लेकिन तुमने उसे अलग करके तुम पहली बार जीत गई थी। और धीरे धीरे उसके बाद तुम्हारी जीत लगातार बढ़ती ही गई। पहले तुमने क्रिस्टोफर को हमारी टीम से अलग किया, उसके बाद दमयंती देवी को, क्योंकि दमयंती देवी ने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद तुमने दमयंती को भी एक किसी लाइन पर लेकर आ गई थी जिसमें वो इंसानियत समझने लगी थी। वो तो बाद में हमने उसे बड़ा ही मजबूर किया, जिसके बाद वो फिर से हमारी टीम में आ पाई। लेकिन अब तो उसका अता पता नहीं है। और उसके बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसके बाद फिर तुम राजीव तक पहुंची, राजीव, महेंद्र, और एक एक करके तुमने मेरे सभी प्यादों को अपनी टीम में कर दिया।
ये मेरे वही सारे के सारे वही प्यादे थे जो मेरी टीम को काफ़ी मजबूत कर रहे थे, लेकिन तुमने धीरे धीरे मेरी इस टीम को तोड़ना चाहा, है ना। तुम्हारी ये बात सच कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी दुश्मन हो रानी अनिका, लेकिन मैं अगर दुश्मन की भी कोई बात बहुत ही अच्छी हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और ये कहते हुए ही वो अपनी पहले चाल को चलते हुए कहते हैं, अनिका गुलेरिया, ये देखो तुमने अब तक बहुत सारी जीत हासिल कर ली है, लेकिन ये रही मेरी पहली चाल। अब मेरी चाल तुम्हें जल्द ही समझ में आएगी, क्योंकि मेरी पहली चाल होगा तुम्हारा बेटा अलेक्जेंडर। क्योंकि तुमने मेरी टीम को तोड़ कर अपनी जीत हासिल की है ना, तो बस अब यहाँ पर नहले का दहला होगा। अब मैं भी पहले तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लूँगा। अरे तुम्हारा बेटा अलेक्जेंडर, जिसे खुद क्रिस्टोफर मेरे पास लेकर आने वाला है, क्योंकि क्रिस्टोफर ही उसका पहले पापा था ना। अलेक्जेंडर को तो बाद में पता चला था कि रोहित उसका पापा है, इसलिए खुद क्रिस्टोफर ही उसे मेरे पास लेकर आएगा, और वो भी अगले आने वाले 7 दिनों में। आने वाले 7 दिनों में देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा बेटा मेरे पास होगा और तुम मेरी हर चाल का क्या जवाब देती हो, ये देखना भी मेरे लिए काफ़ी एक्साइटेड होगा। क्योंकि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में होगा तब तुम किस तरह से अपनी चाल को चलती हो। अब ये खेल मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल अब जोर से हंसने लगते हैं, मानो कि यशपाल अग्रवाल ने पहले ही अलेक्जेंडर को किडनैप करने का पहले ही सारा का सारा प्लान बना चुका था। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों के क्लोन, क्योंकि वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। हालांकि वो क्लोन थे, इसलिए वो नॉर्मल बच्चों की तरह यहाँ पर अपने रूम में सो रहे थे। इसलिए चिराग जो कि यहाँ पर क्रिस्टोफर था, यानी कि नकली चिराग, अब वहाँ पर दबे पाव होल से होते हुए वो बच्चों के रूम की तरफ जाने लगता है। क्योंकि यशपाल अग्रवाल का पहला दाव यही था, उसने यहाँ पर नकली चिराग यानी कि क्रिस्टोफर को यहाँ पर भेजा हुआ था, ताकि वो अलेक्जेंडर को अपने कब्जे में लेकर उसे यशपाल अग्रवाल तक पहुँचा सके। इसलिए अब वो सीधे बच्चों के रूम की तरफ जाता है, और वो जैसे यहाँ पर बच्चों के रूम के दरवाजे के पास आता है, तो वो सबसे पहले तो यहाँ पर धीरे धीरे दरवाजे को नॉक करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर चिराग अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने दरवाजे को तेज़ी से खटखटाया तो यहाँ पर बाकी बच्चे भी उठ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और बड़ा आकर यहाँ पर देखने लगे। इसलिए वो धीरे धीरे से दरवाजे को नॉक करने लगता है। इधर कुछ देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो सामने कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ही था। सामने अलेक्जेंडर को देखकर तो चिराग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसने सच में सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका काम करना उसके लिए इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर अलेक्जेंडर को ही किडनैप करने के लिए आया था, और खुद अलेक्जेंडर ने ही यहाँ पर सामने से दरवाजा खोला था, जिसे देखकर अब यहाँ पर उसे अपना प्लान कामयाब होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए वहाँ पर सामने अलेक्जेंडर को देखकर अब यहाँ पर चिराग कहता है, अलेक्जेंडर बाबा आप अभी तक सोए नहीं? तो अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, नहीं बस सोने ही वाला था। तो इधर अब यहाँ पर चिराग कहता है कि मुझे आपसे कुछ काम था। तो अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, हाँ चिराग चाचू कहिए ना आपको क्या काम था, क्योंकि यहाँ पर एनी और प्रीति ने इन क्लोन को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन किया था, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि ये बच्चे नहीं बल्कि उनके क्लोन हैं। तो अब यहाँ पर चिराग कहता है, वो अलेक्जेंडर बाबा आपकी मम्मा आपको बुला रही है। अब चिराग की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, बट मोम तो यहाँ पर है ही नहीं ना चिराग चाचू, तो मोम मुझे कैसे बुलाएंगी, क्योंकि मोम तो खुद पेरिस गई हैं। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब यहाँ पर चिराग अब समझ गया था कि उसकी दाल ऐसे नहीं गलने वाली, क्योंकि उसे ये उसकी सोच से भी बहुत ही बार था कि यहाँ पर बच्चे इतने चालाकी के साथ उसे जवाब दे रहे थे। इसलिए चिराग ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक रुमाल को निकालता है और जल्दी से उसे अलेक्जेंडर के मुंह पर रख देता है।
जैसे ही चिराग यहाँ पर अलेक्जेंडर के इस मुंह पर इस रुमाल को रखता है तो वहाँ पर अलेक्जेंडर भी बेहोश हो जाता है और चिराग अब उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि चिराग को जल्दी से यहाँ से अलेक्जेंडर को लेकर जाना था, इससे पहले कि कोई भी उसको यहाँ पर ये सब करता हुआ देख ले। अगर उसे यहाँ पर कोई देख लेता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। इधर अब यहाँ पर क्योंकि जैसे ही चिराग यहाँ दरवाजे से अलेक्जेंडर के चेहरे पर इस रुमाल को रखता है और उसे लेकर जाने लगता है, तो इधर आर्यन और रिया इन दोनों ने ही ये सब देख लिया था, क्योंकि वो भी अभी तक सोए नहीं थे। इधर अब रिया ये सब देखकर अब आर्यन से कहती है, ये सब क्या हो रहा है आर्यन? हमें मॉम के रूम से होकर सीधे सीक्रेट लैब में जाना होगा, क्योंकि हमें ये बात जल्द से जल्द प्रीति को बतानी होगी। वो क्या है ना कि सीक्रेट लैब में वहाँ पर प्रीति है, अब वही हमें कमांड दे सकती हैं, क्योंकि जब तक हमें आगे कि हमें क्या करना है उसके लिए जब तक हमें कोई भी कमांड नहीं मिल सकती तब तक हम यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इधर रिया की इस बात को सुनने के बाद अब आर्यन कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो रिया, ओके लेट्स गो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आर्यन को वो लेकर जा चुका है। ये कहते हुए आर्यन और रिया ये दोनों ही जल्दी से अब अपने कमरे से सीधा का सीधा रोहित और अनिका के रूम की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो सीधा का सीधा सीक्रेट लैब की तरफ जा सकते थे। और वहाँ पर रोहित और अनिका के रूम में जाने के बाद अब वो वहाँ उस बाथरूम के रास्ते से सीधा ही सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों यहाँ पर लैब में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो प्रीति तो यहाँ पर बड़े ही आराम से सो रही थी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और क्योंकि प्रीति एक ह्यूमन थी तो उसका सोना लाजमी था। इधर वो दोनों अब प्रीति को सोता हुआ देखकर एक पल के लिए तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो अब क्या करे, क्योंकि प्रीति तो अब सो रही है, लेकिन क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था उसे उठाने के अलावा, इसलिए अब वो दोनों ही प्रीति के पास जाकर अब उसके पास कहते हैं, प्रीति आंटी प्लीज वेक अप, इट्स इमरजेंसी प्रीति आंटी। इधर जैसे ही रिया और आर्यन ने ये कहा तो ये सुनते ही अब प्रीति एकदम से ही अब अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि जैसे ही इमरजेंसी शब्द उसके कानों में गया तो प्रीति एकदम से घबरा जाती है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया। जैसे ही प्रीति अपनी आंखें खोलती है तो दोनों ही क्लोन को अपने सामने देखने के बाद अब प्रीति कहती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? और आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर जहाँ पर रिया और आर्यन प्रीति को जगा रहे थे तो अब तक उन दोनों की आवाज़ सुनने के बाद अब जॉन भी जल्दी से वहाँ पर ही आ जाता है। अब जॉन भी यहाँ आकर पूछता है, क्या हुआ है तुम दोनों यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? अब उसकी इस बात को सुनकर अब आर्यन कहता है, वो सॉरी कि हम अभी यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो क्या है ना कि चिराग ने अलेक्जेंडर को किडनैप कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर कमांड के लिए आए हैं। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? प्लीज़ हमें जल्द से जल्द कमांड दीजिए, अदरवाइज वो अलेक्जेंडर को लेकर चला जाएगा। इधर आर्यन की ये बात सुनते ही अब जॉन कहता है, देखो पहले पूरी बात बताओ कि कैसे क्या हुआ है, तभी हम आप दोनों को कुछ कह सकते हैं। जॉन की ये बात सुनते ही आर्यन और रिया दोनों अब एक दूसरे को देखने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों प्रीति और जॉन को सब कुछ बता देते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से चिराग उनके दरवाजे के पास आया और जैसे ही अलेक्जेंडर ने दरवाज़ा खोला तो वो कैसे उसके चेहरे पर रुमाल रख कर कैसे किडनैप कर ले गया। इधर ये सारी की सारी बातें रिया और आर्यन से सुनने के बाद अब यहाँ पर प्रीति कहती है, अब क्या करेंगे? ये अगर ये सब हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वहीं इधर जहाँ पर प्रीति और जॉन ये दोनों अभी ये सोच ही रहे थे कि आखिर अब वो इन्हें यहाँ पर रिया और आर्यन को कमांड दें तो दें क्या, क्योंकि खुद उन्हें भी अभी इतनी जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहीं क्योंकि चिराग के हाथ अलेक्जेंडर लग चुका था, इसलिए वो बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। चिराग अब यहाँ पर अलेक्जेंडर के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए अब कहता है, बस कुछ देर और
फिर तुम्हारी मम्मा भी पेरिस में ही है और अब कुछ ही देर में तुम और मैं भी वहीं पर ही चले जाएंगे। और वो रोहित मारवा, खबरदार वो रोहित मारवा तुम्हारा डैड नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। योर क्रिस्टोफर डैड। बस अलेक्जेंडर, कुछ ही देर में हम दोनों अभी चोपर के पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से पेरिस के लिए निकल जाएंगे। फिर हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि इस बार अनिका और रोहित कैसे तुम्हें मुझसे छीनते हैं। और ये कहते हुए ही चिराग अब अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि चिराग अब तक यहाँ पर अलेक्जेंडर को अपनी गाड़ी में लेकर आ गया था और अब वो अपने मन में सोचता है, सच में कितने बेवकूफ़ हैं ये सभी। खैर चिराग के चेहरे पर आज खैर चिराग का चेहरा सच में आज मेरे बड़े ही काम आया है। अरे मैं इतने समय से यहाँ पर नकली चिराग बनकर रह रहा था, लेकिन देखो ना, फिर भी कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। वैसे बोला जाता है कि यहाँ पर मारवा हाउस में कितनी टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन सब के सब इस सिक्योरिटी के नाम पर सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि मारवा हाउस की सिक्योरिटी से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल होता अगर आज यहाँ पर मेरे पास चिराग का ये चेहरा नहीं होता तो। इधर कुछ ही देर में अब यहाँ पर चिराग अपनी गाड़ी को रोककर अब अलेक्जेंडर को अब अपने सहारे टिकाकर अब उसे चोपर की तरफ लेकर जाने लगता है, क्योंकि एक चोपर यहाँ पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो दोनों यहाँ पर चिराग अलेक्जेंडर को लेकर उस चोपर के पास पहुँचता है, तो वहाँ जाते ही अब यहाँ पर क्रिस्टोफर अब अलेक्जेंडर को अब उस चोपर में बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। और अब बैठने के बाद अब वो यहाँ पर कहता है, चलो यहाँ से जल्दी चलो। पायलट ने जैसे ही यहाँ पर चिराग यानी कि क्रिस्टोफर की ये कमांड सुनी, तो उसकी बात को सुनते ही अब यहाँ पायलट भी अब उस चोपर को आसमान की तरफ उड़ाने लगता है। एक तरफ जहाँ पर नकली चिराग अलेक्जेंडर को किडनैप करने में कामयाब हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इस फ्लावर आइलैंड में ये आइलैंड पूरे पेरिस से थोड़ी ही दूर ही था। समुंदर के बीचों बीच ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर हर तरफ से फूल खिले हुए थे जो अपनी खूबसूरती को बिखेर रहे थे। ये आइलैंड सच में कुदरत का करिश्मा ही था और इसी आइलैंड के बीचों बीच था ये गोल्डन फ्लावर जो अब किसी भी वक्त खिलने के लिए तैयार था, क्योंकि अब तक किंग और साथ के साथ दुश्मनों को भी अब इस फ्लावर के बारे में पता चल गया था। इसलिए दुश्मन और किंग दोनों ही यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए भी तैयार थे। इधर कुछ ही देर में दो बड़ी शिप अब यहाँ पर किनारे पर आकर रुकती है और जैसे ये शिप यहाँ पर रुकती है, तो उनके रुकने के बाद उनके अंदर से कई सारे लोग निकलकर अब उस आइलैंड पर आ जाते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर इन शिप से कुछ आदमी उतर रहे थे, तो वहीं आसमान में कुछ जियांट ईगल उड़ रहे थे। उनकी नज़र यहाँ पर नीचे उस आइलैंड पर ही थी, क्योंकि ये जियांट ईगल भी अब यहाँ पर ये सब कुछ ही देख रहे थे। वो जो लोग उस आइलैंड पर आए थे वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और जिसे जहाँ जगह मिल रही थी वो वहीं पर ही अपने लिए टेंट हाउस बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर जब तक ये फ्लावर खिल नहीं जाता, जब तक ये फूल नहीं खिलता, तब तक इन्हें यहीं पर ही अपने टेंट में रहना था। इधर उनमें से अब एक आदमी अपना टेंट हाउस बनाते हुए कहता है, क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है? उस आदमी की इस बात को सुनकर अब उसका साथी कहता है, हाँ सब कुछ सिर्फ वैसे ही चल रहा है जैसे हमने प्लान किया था। जैसे कि सर जी ने हमें बताया था, इस बार हम ही जीतेंगे, क्योंकि इस बार हमारी हार की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। और इस बार सूर्य सर को भी तो ठीक करना है ना, क्योंकि अगर इस बार हम हार गए तो शायद हम सूर्य सर को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इस बार हमें हर हाल में जीतना ही जीतना है। और एक तरफ जहाँ यहाँ पर इनकी स्ट्रेटजी बन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर ये भी अभी यहाँ पर किंग यानी के रोहित के पैलेस में आ चुके थे, जहाँ पर चिराग का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बेसमेंट में अब यहाँ पर अब अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो जल्दी से अब यहाँ पर इस पैलेस के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं।
जैसे ही वो यहाँ पर लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में एंटर करने के बाद अब वो जल्दी से मेडिकल फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। इधर कुछ ही देर में लिफ्ट से वो मेडिकल फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद अब वो कदमों को आगे बढ़ा देते हैं। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो वहां पर पहुंच चुके थे और अब वो यहाँ पर क्योंकि चिराग के कमरे के सामने थे जहाँ पर चिराग को एज ए ICU की तरह सारे के सारे ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे। इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से चिराग के रूम में जाकर अब जो हर्ब्स वो यहाँ पर मार्केट से लेकर आए थे उन्हें अब एक टेबल पर रख देते हैं और अब वो चिराग के पास जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही अरुण कोटी भास्कर अब यहाँ पर चिराग के पास बैठता है तो कुछ पल के लिए तो वो उन्हें यहाँ पर देखता रहता है और अब कुछ देर के बाद अब कहता है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे चिराग के हाँ किंग के होते हुए तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अरे इतने सालों से तुम किंग के साथ काम कर रहे हो। तुम किंग के लिए उसके सच में एक हैंड ही हो, क्योंकि तुम हो तो शायद सब किंग के लिए भी उसका काम करना तो आसान रहता है। इसलिए तुमने सोचा भी कैसे कि किंग तुम्हें कुछ भी होने देंगे। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किंग अपने लोगों को कुछ भी नहीं होने देते और तुम तो उनके स्पेशल लोगों में से हो। बस अब कुछ वक्त का और इंतजार है। इसलिए अब बस तुम्हें बहुत जल्द ही अब होश आ जाएगा। मुझे भी बस इंतजार है इसी पल का, क्योंकि मैं भी ये खबर जल्द से जल्द किंग तक पहुंचाना चाहता हूं। और वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम अभी मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोल देते तब तक हमारी है। क्योंकि तुम्हारी इस हालत में होते हुए भी किंग का साफ आदेश है कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ को पूरी की पूरी सिक्योरिटी दी जाए। एंड यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। जहाँ एक तरफ अरुण कोटी भास्कर अब चिराग के साथ थे, वो यहाँ पर बेहोश चिराग के साथ ही बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर उनके घर पर ज्योत्सना भी अपने रूम में बैठी हुई अपनी ही किसी सोच में थी। क्योंकि अरुण कोटी भास्कर के घर में ही यहाँ पर ज्योत्सना उसकी बेटी निखिल और राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ ये सभी यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर ही ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए यहाँ पर ज्योत्सना भी अपने ही ख्यालों में थी। वो भी यहीं पर तभी वहाँ पर अब राजलक्ष्मी आ जाती है और राजलक्ष्मी जब ज्योत्सना को इधर कुछ सोचता हुआ देखती है तो अब राजलक्ष्मी कहती है, क्या हुआ है ज्योत्सना, कहाँ खोई हुई हो तुम, क्या सोच रही हो। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर ज्योत्सना अब राजलक्ष्मी की तरफ देखती है और अब राजलक्ष्मी से कहती है, आइए ना बैठिए। वो बस मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे बस क्योंकि काफ़ी समय हो गया है चिराग की याद आ रही थी। इधर ज्योत्सना की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ वो तो आने ही चाहिए ना ज्योत्सना, लेकिन पापा ने तुम्हें बताया है ना कि वो रोहित मारवा के किसी काम को करने में काफ़ी बिजी हैं। जैसे उन्हें वक्त लगेगा वो तुमसे ज़रूर बात करेंगे। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब ज्योत्सना अब यहाँ पर फिर से अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब उनके कानों में अब चेतना के रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही उनके कानों में चेतना की आवाज़ आती है तो ज्योत्सना अपने ख्यालों से बाहर आती है और इधर अब राजलक्ष्मी अब उसके पास जाकर अब यहाँ पर उसे अपनी गोदी में उठाकर कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया रोते नहीं हैं। इधर राजलक्ष्मी उसे संभालते हुए अब ज्योत्सना की तरफ लेकर जाती है और ज्योत्सना से कहती है, अब कुछ खा लो ज्योत्सना। वो क्या है ना कि रूहान और माहिरा भी अभी सो रहे हैं, अगर वो दोनों जाग गए तो समझ लो कि मेरी परेड शुरू हो जाएगी। इसलिए जब वो दोनों नहीं उठते तब तक हमें कुछ खा लेना चाहिए। इधर राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब ज्योत्सना भी कहती है, क्या आपने कुछ नहीं खाया। इस बात पर अब राजलक्ष्मी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो यहाँ पर चेतना को खिलाने लगती है और अब यहाँ पर ज्योत्सना को भी कहती है, देखो यार इसके भी अब दांत आ रहे हैं, बिल्कुल रूहान और माहिरा की तरह। इस बार भी ज्योत्सना कहती है, हाँ मुझे पता है। जहाँ एक तरफ राजलक्ष्मी ज्योत्सना को संभाल रही थी, क्योंकि ज्योत्सना को भले ही यहाँ पर चिराग के बारे में सब कुछ नहीं पता था
क्या फिर चिराग अभी किस हालत में है? लेकिन उसे रह रह कर चिराग की याद आ रही थी। उसे भी यहाँ पर सच में लगने लगा था कि मैं मानती हूँ कि चिराग को यहाँ पर बहुत ही काम होता है, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक चिराग ने उससे एक बार भी बात नहीं की हो। इसलिए वो हर बार जहाँ राजलक्ष्मी उसे उसकी सोच से बाहर निकाल रही थी तो ज्योत्सना को घूम फिर कर यहाँ पर चिराग के ही ख्याल आ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन से दूर बने एक गाँव में यहाँ पर अनंता यहाँ पर अपनी ही सोच में थी कि तभी वहाँ पर भाग्यश्री आ जाती है। इधर जैसे ही भाग्यश्री वहाँ पर आती है तो अनंता अब अपनी सोच से बाहर आती है और अब वो यहाँ पर भाग्यश्री को देखकर कहती है, क्या हुआ है भाग्यश्री? सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से? अब अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, नहीं मैडम, वो आज सच में वो होते होते बचा है। मैं तो एक पल के लिए घबरा गई थी। भाग्यश्री की इस बात को सुनकर अब अनंता कहती है, साफ साफ कहो भाग्यश्री, क्या होते होते बचा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भी यहाँ पर भाग्यश्री कहती है, वो आज मुझे अरुण ने देख लिया था और हो ना हो उसके दिमाग में अभी बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे देखा अब मुझे भी लगने लगा है कि अब वो ना जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। ये सुनते ही अब अनंता कहती है, क्या तुम श्योर हो कि अरुण ने तुम्हें पहचान लिया होगा भाग्यश्री? क्योंकि अगर अरुण ने तुम्हें पहचान लिया तो ये लाजमी है कि वो फिर ये भी जान गया होगा कि जरूर मैं भी जिंदा हूँ। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैडम इतने सालों से अरुण किंग के लिए काम कर रहा है, या मैं यूँ कहूँ कि वो किंग का राइट हैंड भी है। किंग की कुछ बातों को बिना कहे ही वो समझ जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसे मेरे जिंदा होने का शक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो मेरी तरफ देख रहा था उससे मुझे साफ साफ अंदाजा हो गया था। ये सुनते ही अब यहाँ पर अनंता कहती है, नहीं भाग्यश्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी बात सही भी है तो किंग अब जमीन और आसमान एक कर देंगे, क्योंकि अगर ये सब हुआ और जैसे ही अरुण उस किंग को ये सब बताएंगे तो किंग तो फिर, क्योंकि किंग को अब तक लगता है कि हम मर चुके हैं, इसलिए अभी तक वो शांत बैठे हैं। लेकिन अगर उन्हें 1% भी ऐसा लगा तो फिर तो वो हमें ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे इतने सालों से हम खुद को यहाँ पर छुपा कर हम दोनों ने रखा है और किंग ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये यहाँ पर अब अनंता ने इतना ही कहा था कि तभी यहाँ पर भाग्यश्री कहती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम मर चुके हैं। और अब वो आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है, और इसकी वजह ये है कि वो हमारी मौत वो एक कार एक्सीडेंट थी, जिसकी वजह से किंग ने भी उस बात पर विश्वास कर लिया था। यहाँ अनंता और भाग्यश्री अब एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे कि तभी उनके सामने अब वो जिएंट ईगल आ जाते हैं। उन जिएंट ईगल को वहां पर देखने के बाद अब अनंता बड़े ही ध्यान से अब उनकी आंखों में देखती है, क्योंकि उन्हें वहां पर देखकर अब अनंता समझ जाती है कि ये जरूर कोई ना कोई तो संदेश लेकर आए हैं। इधर यहाँ पर उनकी आंखों में देखने के बाद इसके बाद अब वो यहाँ पर कुछ देर उनकी बातों को समझती है और समझने के बाद अब कहती है, लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि अभी मैं तुम्हारी महारानी नहीं हूँ। ये सारी बातें जाकर महारानी को बताई जाए। अब यहाँ पर अनंता की ये बात सुनते ही वो जिएंट ईगल अब यहाँ पर हाँ में अपना सिर को झुका देते हैं और अब वो उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि महारानी साफ साफ यहाँ पर उन्हें आदेश देती है कि मैंने अपने महारानी की पदवी को किसी को दे दिया है, इसलिए जब मैं महारानी नहीं हूँ तो भी ये प्रॉब्लम उस महारानी को बताई जाए ताकि वो इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। इसलिए ये सुनते ही वो भी उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं अब अनंता उन जिएंट ईगल के जाने के बाद अब भाग्यश्री से कहती है, रानी साहिबा तक ये खबर पहुँचे जानी चाहिए कि अब उनका सामने आने का वक्त आ गया है। और ये कहते हुए ही अनंता अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में हमेशा की तरह यहाँ पर फाइटर अभी अपनी फाइट की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। जब वो यहाँ पर अपने फाइट की प्रैक्टिस में लगे थे तभी वहाँ पर अब अरुण कोटी भास्कर आ जाते हैं और उन्हें देखकर अब सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। तो वहीं वो भी अब यहाँ पर उन्हें अपना सिर झुकाकर जवाब देते हैं और अब वो यहाँ पर ये सब करने के बाद अब एलिवेटर से सीधा ही किंग के रूम
रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द अब अपना जो यहाँ पर उनके साथ उन्हें जो लगा था वो सब कुछ किंग को बताना था। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही अब किंग के दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर, क्योंकि किंग के कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खुला तो सामने किंग खड़े हुए थे। अपने सामने किंग को खड़ा देखकर अब सबसे पहले तो अरुण कोटी भास्कर किंग को ग्रीट करते हैं, तो वहीं किंग भी अब उन्हें यहाँ पर देखकर अब उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब भी अरुण कोटी भास्कर यहाँ पर आते थे उनके पास कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन होती थी, इसलिए किंग जानते थे कि आज भी इनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इधर यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही अब अरुण कोटी भास्कर भी अंदर आते हुए ही अब दरवाजे को खुद ही बंद कर देते हैं। इधर जैसे ही अरुण अब दरवाजे को बंद कर देता है तो किंग अब पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, पेरिस किसी काम से आए थे या फिर ऐसे ही? किंग की इस बात को सुनकर अब अरुण कोटी भास्कर कहते हैं, हाँ आपको तो पता ही है ना कि इस वक्त राजमहल में जो कविननी का है वो कोई और नहीं बल्कि आपकी स्टैचू ही है। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अरुण की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। खैर ये बताओ कि तुम्हारे युवराज का वो आदमी अब कैसा है जो तुम्हारे युवराज के लिए काफ़ी क्लोज है। इस बात पर अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर कहते हैं, किंग आप चिंता मत कीजिए, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बस हमें उनके होश में आने का ही इंतज़ार है। जहाँ तक मुझे लगता है वो उन्हें जल्द से जल्द होश आने वाला है, क्योंकि अब हमें चिराग ही बता सकता है कि युवराज किडनैप कैसे हुए थे, क्योंकि ज़रूर चिराग को ये सब पता होगा। और क्या उन्हें सर जी के बारे में कुछ पता है भी या नहीं? अब बस चिराग ही हमारे पास वो कड़ी है जो हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब वो यहाँ पर अरुण की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, उसके होश में आने का इंतज़ार तो सच में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये सवाल सच में वही बता सकता है। और ये कहते हुए ही किंग अब अपने रूम लैब की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देते हैं। तो वहाँ जाने के बाद वो जो एयर टाइट बाउल में 2 लेप रखे हुए थे, अब जल्दी से वो यहाँ पर अपने उन हाथों में उन 2 लेप को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर जैसे ही वो उन बाउल को लेकर जाते हैं तो अरुण की नज़र भी उन बाउल पर जाती है। इधर अब यहाँ पर किंग अरुण से कहते हैं, ये एक सवाती को दे देना, उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, ये दूसरा बाउल यहाँ पर चिराग के लिए है।